हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मज़े में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले जाएं। चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मराठा प्रशासन की, और मराठा प्रशासन में हम लोग विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं। किसकी? केंद्रीय प्रशासन की हम लोग बात कर चुके हैं, शिवाजी के समय की। हम लोगों ने प्रांतीय प्रशासन और ग्राम प्रशासन भी पढ़ा, और साथ ही साथ हमने सैन्य प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आगे थोड़ा सा इसी कड़ी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, मराठा प्रशासन को। तो देखिएगा, मराठा प्रशासन, ये विशेष रूप से अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये शिवाजी के समय की प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं की ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मूल रूप से हमारे पाठ्यक्रम में यही है। ठीक है ना? हालांकि क्योंकि मराठा स्वराज्य की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा पेशवाई का या काल भी शामिल कई लोग करते हैं, कई लोग शामिल नहीं करते हैं। ठीक है? क्योंकि मराठा स्वराज्य तो फिर पूर्ण रूपेण होना चाहिए। ठीक है? लेकिन विशेष रूप से क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है मराठा स्वराज्य, शिवाजी उसका उनका प्रशासन, आपके पाठ्यक्रम में ये बात लिखी हुई है, तो मतलब ज़्यादा संभावना यही है कि शिवाजी से ही प्रश्न आप लोगों का बनता है, बाकी प्रश्न बनने की संभावना कम ही है। ठीक है? चलिए, इस मराठा प्रशासन में अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मराठों की बात कहूँ या मैं शिवाजी की बात कहूँ, तो शिवाजी या मराठाओं की जो शक्ति का जो प्रमुख स्रोत था, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो था दुर्ग व्यवस्था। क्या चीज़? दुर्ग। मराठा साम्राज्य में दुर्ग का बड़ा विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा करता था। कैसे? शिवाजी की, ध्यान रखना, शिवाजी की शक्ति का प्रमुख जो स्रोत था वो दुर्ग था। विश्वासघात से बचने के लिए समान दर्जे वाले 3 व्यक्ति, हवलदार, सबनिस और सर ए नौबत को दुर्ग का संयुक्त प्रभारी बनाया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्थाओं की हम लोग बात करें तो मराठा सैन्य व्यवस्था में दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे। किलों में 3 अधिकारी हुआ करते थे, हवलदार, सर ए नौबत और ध्यान रखना सबनीस हवलदार। हवलदार और सर ए नौबत जो है वो विशेष रूप से मराठा ही होते थे, जबकि सबनीस जो होते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? ब्राह्मण हुआ करते थे। चलिए बात करते हैं दुर्गों की। दुर्ग व्यवस्था, तो ध्यान रखना कि दुर्ग शिवाजी की शक्ति का प्रमुख स्रोत थे। दुर्ग शिवाजी की शक्ति का, शिवाजी की शक्ति का प्रमुख स्रोत थे। प्रमुख स्रोत है। ठीक है? समान दर्जे के 3 अधिकारियों को, ध्यान रखना कि शिवाजी विश्वासघात से बचने हेतु, विश्वासघात से बचने हेतु विश्वासघात से बचने हेतु समान दर्जे के 3 अधिकारियों को या 3 व्यक्ति, मैं ठीक कहूँगा, 3 व्यक्तियों को संयुक्त
रूप से दुर्गों का प्रभारी नियुक्त करते थे। यह 3 अधिकारी निम्न थे। यह 3 अधिकारी निम्न थे। नंबर 1 हवलदार, नंबर 2 सर ए नौबत, और नंबर 3 सबनीस हवलदार। ध्यान रखना, नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं कि हवलदार वे सर ए नौबत के पद पर मराठा की नियुक्ति होती थी। जबकि सबनीस हवलदार, जबकि सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, सबनीस के पद पर ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी। ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, दुर्ग व्यवस्था की बात कर ली हमने। ध्यान रखना, शिवाजी की शक्ति का सबसे प्रमुख सोर्स था दुर्ग। विश्वासघात से बचने के लिए 3 अधिकारी, और इन तीनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से नियुक्त करते थे। इन दुर्गों का संयुक्त रूप से जो है प्रभारी बनाते थे। ये 3 अधिकारी कौन? सर नौबत, सबनीस हवलदार और हवलदार। ठीक, हवलदार और सर नौबत, ये दोनों पदों के ऊपर किसी न किसी मराठा की नियुक्ति की जाती थी। जबकि हम लोग बात करें सबनीस हवलदार की, तो सबनीस हवलदार के पद पर विशेष रूप से ब्राह्मण की नियुक्ति की जाती थी। किसकी नियुक्ति की जाती थी? ब्राह्मण व्यक्ति की ही नियुक्ति की जाती थी। ये बात ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो बहुत अच्छा सा प्रश्न बनता है कि शिवाजी की शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ध्यान रखना, दुर्ग थे। बात करते हैं नौसेना की। नौसेना व्यवस्था, नौसेना व्यवस्था। चलिए, शिवाजी के समय की यदि नौसेना व्यवस्था की यदि हम लोग बात करें तो ध्यान रखना कि कोंकण प्रदेश जीतने के बाद में जंजीरा, क्या चीज? जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्धियों के आक्रमण से अपने समुद्र तट की रक्षा करने के लिए एक नौसेना का निर्माण करना अत्यावश्यक हो गया था। और इसीलिए शिवाजी ने कोलाबा में
एक जहाजी बेड़े का क्या करवाया था, निर्माण कराया, जो कि 2 कमानों में विभाजित था। उसके 2 कमान थे। पहला कमान यदि हम बात करें तो दरिया सारंग, और दूसरी जो कमान थी वो नारंग के माफ कीजिए नायक के अधीन हुआ करती थी। किसके? नायक के अधीन हुआ करती थी। नौसेना प्रमुख जो होता था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बनती है ध्यान रखना कि शिवाजी के काल में नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो ध्यान रखना सरखेल कहा जाता था। जबकि हमने बात की क्या चीज कि उधर जो जल सेना, माफ कीजिएगा पैदल सेना और घुड़सवार जो सेना है उसका जो प्रमुख हुआ करता था वो कहलाता था सर ए नौबत। जबकि नौसेना का जो प्रमुख अधिकारी होता था, नौसेना प्रमुख, वो सरखेल कहलाता था। कोलाबा के अंगारिया मराठा नौसेना के संरक्षक हुआ करते थे। और मराठाओं ने विशेष रूप से हम लोग बात कर चुके कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति या जिसे छापामार या जिसे बारगीगिरी कहा जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है, ये वस्तुतः सीखी किससे? अहमदनगर के मलिक अंबर, मुगल काल में विशेष रूप से, ठीक है ना। ये मलिक अंबर जो है वो इसका छापा मार युद्ध पद्धति में शिवाजी का अग्रगामी कहलाता है, ठीक है। शिवाजी के सेना में मावले जो हुआ करते थे वो शिवाजी के अंगरक्षक थे। अब्बे केरे के अनुसार, अब्बे केरे एक बात बोलते हैं कि शिवाजी गुप्तचरों को अत्यधिक धन देता था और इसीलिए जो है गुप्तचर उन्हें क्या दे देते थे? सूचना दे देते थे। आगे बात समझ, चलिए बात करते हैं किसकी? नौसेना व्यवस्था की। तो ध्यान देना कि कोंकण गठन कब व क्यों? गठन कब व क्यों? तो ध्यान देना, गठन विशेष रूप से कोंकण का जब प्रदेश जीता गया है ना, कोंकण प्रदेश जीतने के बाद, कोंकण प्रदेश जीतने के बाद ठीक है, शिवाजी ने नौसेना का गठन कौन सा प्रदेश जीतने के बाद में? कोंकण का पद जीतने जो है कोंकण का प्रदेश जीतने के बाद में। क्यों किया? जंजीरा के जो अबिसिनियाई सिद्दी थे, ध्यान रखना, जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्दियों, अबिसिनियाई ठीक है, कौन? अबिसिनियाई सिद्दियों से अपने समुद्र तट की रक्षा करने हेतु, अबिसिनियाई सिद्दियों से अपने समुद्र तट की सुरक्षा करने हेतु, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये कि शिवाजी ने नौसेना का गठन कब किया? तो कोंकण प्रदेश जीतने के बाद। क्यों किया? तो जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्दियों से अपने समुद्र तट की रक्षा करने के लिए, ठीक है। आगे बात समझ। और इसलिए शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया कि अतः शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया, ठीक है। कहां पर करवाया जी? कोलाबा में। कहां पर निर्माण करवाया है? कोलाबा में। किसका निर्माण करवाया?
जहाजी बेड़े का। ठीक है, आ गई बात समझ में। और ध्यान रखना इसकी 2 कमानें थी, जिसकी 2 कमानें थी। कितनी कमानें थी? 2 कमानें। एक कमान तो दरिया सारंग, दरिया सारंग, ठीक है, क्या चीज है? दरिया सारंग। और दूसरी कमान नायक के अधीन थी, नायक के अधीन थी। ठीक है, पहली तो दरिया सारंग के, दूसरी कमान नायक के अधीन हुआ करती थी। नौसेना का प्रमुख क्या कहलाता था? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसको तो बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। इसको बात करते हैं नौसेना प्रमुख की। नौसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख क्या कहलाता था? नौसेना प्रमुख सरखेल। नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता था? सरखेल कहा जाता था। क्या कहलाता था? सरखेल। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाने वाला प्रश्न है आपका। एक नोट लगा रहा हूं कि मराठों ने गुरिल्ला छापेमार युद्ध पद्धति, इसे दक्षिण भारत में बारगी गिरी कहा जाता था। ठीक है, युद्ध पद्धति अहमदनगर के मलिक अंबर से सीखी। मलिक अंबर से सीखी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इसी मलिक अंबर को, किसको? मलिक अंबर को शिवाजी का अग्रगामी कहा जाता था। मलिक अंबर को ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता कि छापेमार युद्ध पद्धति में शिवाजी का अग्रगामी कौन था? तो मलिक अंबर। इसी छापेमार युद्ध पद्धति को दक्षिण भारत में, कहा? दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? बारगी गिरी। दक्षिण भारत में इसे क्या कहा जाता है? बारगी गिरी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है, कहीं साइड में इसको लिख लेना। चलिए मैं लिख देता हूं कि दक्षिण भारत में से इस युद्ध पद्धति को बारगी गिरी कहा जाता है। बारगी गिरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बारगी गिरी कहा जाता है। मलिक अंबर इस युद्ध पद्धति का शिवाजी का अग्रगामी कहलाती है। क्या कहलाता है? शिवाजी का अग्रगामी कहलाता है।
छापेमार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति में मलिक अंबर जो है वो शिवाजी का क्या है, अग्रगामी है, शिवाजी का अग्रगामी है, शिवाजी का अग्रगामी। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो शिवाजी का ये क्या कहलाता है, अग्रगामी कहलाता है। दक्षिण भारत में इसको बारगीगिरी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। चलिए, तो ये बात हो गई, एक तरीके से बड़ी बड़ी बातें हो गई। अगला टॉपिक, मराठा प्रशासन में राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। चलिए, बात करें शिवाजी के राजस्व व्यवस्था की, तो ध्यान रखना शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वो अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। रैयतवाड़ी पर आधारित थी। अब यहां से आपका सीधा सीधा प्रश्न बनता है, ठीक है, कि मराठों की राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? महलवाड़ी व्यवस्था पर, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी या टोडरमल या पर्ची बंदोबस्त जिसको बोलते, और एक आपका क्या बन सकता है, रैयतवाड़ी। तो सीधा सीधा उत्तर आपका क्या, रैयत। रैयत का शाब्दिक अर्थ ही किसान होता है, ध्यान रखना। और रैयतवाड़ी का मतलब क्या है, देखो, रैयतवाड़ी का मतलब समझो, ये आपका खेत है, ये आपका क्या है, खेत है। तो इस खेत में ध्यान रखना कि जो राजस्व वसूला जाएगा वो सीधे सीधे किसानों के साथ सीधा सीधा जो है संपर्क स्थापित किया जाता था। सीधा सीधा संपर्क स्थापित करेंगे किसके साथ, किसानों के साथ। आगे बात समझ के लिए, यह आपका खेत है, यहां से जो आपकी कोई फसल हुई तो इससे राजस्व वसूलने के लिए, राजस्व वसूलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसान से राजस्व वसूला जाता था। किसान से राजस्व वसूलेंगे। यही चीज आपकी क्या कहलाती, रैयतवाड़ी। यहीं पर इस किसान, इस साम्राज्य, इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति आ जाए और इस भूमि का स्वामी उस व्यक्ति को बना दिया जाए, और उस व्यक्ति को हम बोल दें जमींदार। क्या बोल दें, जमींदार। तो वो आपकी व्यवस्था कौन सी होगी, स्थायी बंदोबस्त। संपूर्ण गांव की भूमि को एक इकाई मानते हुए किसी एक व्यक्ति के माध्यम से, जिसे गांव वाले चाहें उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दें, और उसके माध्यम से जब राजस्व वसूला जाता था तो यही चीज कहलाती थी महलवाड़ी। महल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज, गांव। आगे बात समझ के लिए, तो ध्यान रखना कि मलिक अंबर ने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई थी, कहां, दक्षिण भारत में। कहां पर, दक्षिण भारत में। उसी के ऊपर आधारित थी शिवाजी की राजस्व व्यवस्था। इस व्यवस्था के लिए एक शब्द मिलता है, सरजामी व्यवस्था। मराठा भू राजस्व प्रणाली थी। सरजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रणाली थी। इसे नाम क्या कहते थे, तो इसे सरजामी, क्या चीज, सरजामी व्यवस्था।
सरजामी व्यवस्था। क्या चीज? सरजामी व्यवस्था। क्या है सरजामी व्यवस्था? क्या है सरजामी व्यवस्था? तो वो सुनो। मराठा भू राजस्व प्रणाली है। क्या है वस्तुतः? तो मराठा भू राजस्व प्रणाली, मराठा भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, मराठा भू राजस्व प्रणाली क्या कहलाती थी? सरजामी व्यवस्था। है क्या सरजामी? मराठा वतनदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। शिवाजी ने वस्तुतः भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को बंद किया, और भूमि के नाप की इकाई क्या थी वो भी ध्यान रखना, काठी। 20 काठी में 1 बीघा होता था। 20 काठी में 1 बीघा होता था, और 120 बीघा 1 चंवर के बराबर होती थी। ठीक है, ध्यान रखना। सरजामी व्यवस्था मराठा भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, आगे बात समझ। वतनदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो किसे? तो वतनदारों को जीवन निर्वाह के लिए प्रदान की गई भूमि, क्या कहलाती थी? सरजामी कहलाती थी। आगे बात समझ क्लियर है? फिर क्या? भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया। लगान कैसे लिया जाए? लगान कैसे वसूले? आधार क्या है भाई? तो भूमि की पैमाइश के आधार पर। किस आधार पर? भूमि की पैमाइश के आधार पर। भूमि की पैमाइश के आधार पर। आ गई बात समझ? अब भूमि की पैमाइश कैसे होगी भाई? पैमाइश का कोई आधार होना चाहिए ना। क्या होगा? तो भूमि माप के लिए काठी। भूमि माप की इकाई क्या है? ध्यान रखना, भूमि माप की इकाई क्या थी मराठा काल में? तो ध्यान देना, भूमि माप की इकाई को काठी कहा जाता था। भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी? काठी कहलाती थी। भूमि माप की इकाई क्या कहलाती थी? काठी कहलाती थी। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, 20 काठी। देखो ध्यान देना, क्या? 20 काठी बराबर 1 बीघा। 1 बीघा होता था। 20 काठी के बराबर, 20 काठी का मतलब क्या है? 1 बीघा। ठीक है, आगे बात समझ। 120 बीघा 1 चंवर के बराबर होता था। माफ करना, 20 बीघा जो है वो क्या कहलाता था? 1 चंवर। क्या कहलाता था? 1 चंवर कहलाता था। ध्यान देना विशेष रूप से, क्योंकि शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया था। जागीर प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया। प्रारंभ में पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल कर लिया जाता था। बाद में यह 40% या 2/5 भाग हो गया, क्योंकि इसके बदले
40 स्थानीय करों व चुंगी को क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। लगान विशेष रूप में ध्यान देना कि नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। मराठा काल में लगान जो है वो नगद के रूप में भी लिया जा रहा है और अनाज के रूप में भी लिया जा रहा है। तो लगान कैसे, लगान कैसे, लगान कैसे? तो ध्यान देना कि प्रारंभ में क्या चीज है, प्रारंभ में कुल उपज का 1/3 भाग, 3 भाग लिया जाता था। ठीक है, परंतु बाद में इसको कितना, 2/5 भाग कर दिया गया। परंतु बाद में 2/5 भाग, 2/5 भाग। अब 2/5 भाग का मतलब समझते हो क्या, 40%। कितना, 40% कर दिया गया। कितना, इस 40% करने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि इस 2/5 करने के बदले 40 जो स्थानीय कर लगते थे और चुंगी लगती थी, उन समस्त चुंगी को माफ कर दिया गया। इसके बदले अन्य 40 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। अन्य 40 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये लगान व्यवस्था थी किसकी, शिवाजी की। आगे बात समझे, लगान जो है वो अनाज और नगद दोनों रूप में लिया जाता था। कि लगान अनाज व नगद, अनाज व नगद दोनों प्रकार से लिया जाता था, दोनों प्रकार से। ठीक है, अनाज के रूप में भी लिया जाता था, ठीक है, और नगद के रूप में भी लिया जाता था। 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तों के द्वारा शिवाजी ने आदेश देकर के अन्नाजी दत्तों से अपने साम्राज्य की भूमि का क्या करवाया था, सर्वेक्षण करवाया था। और इसलिए अन्नाजी दत्तों को मराठाओं का टोडरमल कहा जाता है। नोट, नोट, क्या नोट जी, कि शिवाजी ने सोलह सौ 1979 ईस्वी में अन्नोजी दत्तों को आदेश देकर अन्नोजी दत्तों को आदेश देकर अपने साम्राज्य की भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया। भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया।
अतः अन्नोजी दत्तों को, अतः अन्नोजी दत्तों को मराठा साम्राज्य का टोडरमल कहा जाता है। टोडरमल कहा जाता है, टोडरमल कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखना कि मराठा साम्राज्य का टोडरमल किसको कहा जाता है? अन्नोजी दत्तों को। किसको? या अन्नोजी या अन्नाजी भी शब्द मिलता है आप लोगों को, तो ध्यान रखना। जैसे इसके लिए हम अन्नाजी भी शब्द कह सकते हैं इसके लिए, है ना। अन्नाजी कर दूं मैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अन्नाजी दत्तों, क्लियर है। ध्यान देना कि राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी ने अपने संपूर्ण राज्य को 16 प्रांतों में बांटा था, और प्रांतों को फिर प्रांतों को किस में बांटा गया था? मैंने कहा कि तरफ में, और बाद में तरफों को हमने बात कहा कि मौजा। तरफ का जो प्रधान हुआ करता था वो कहलाता था कारकून। क्या कहलाता था? तरफ का प्रधान हुआ करता था वो क्या कहलाता था? कारकून कहलाता था। आगे बात समझ, ध्यान रखना कि शिवाजी ने राजस्व निर्धारण के लिए क्या चीज? शिवाजी ने राजस्व निर्धारण के लिए अपने साम्राज्य को 16 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 16 प्रांतों में विभाजित किया था। आगे ना बात समझ क्लियर है ना। और इन प्रांतों को आगे तरफ में और फिर उसको मौजे में। ध्यान रखना, तरफ का जो प्रधान हुआ करता था वो क्या कहलाता था? कारकून कहलाता था। क्या कहलाता था? कारकून कहलाता था। गांव का पैतृक राजस्व अधिकारी हुआ करता था जिसे बोला जाता था पाटिल, या फिर मैंने आपको बात बताया था क्या? पटेल। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो कहलाता देशमुख या देश पांडे। ये जिले वाला मैंने शायद आप लोगों को नहीं लिखाया, एक बात मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि जिले के प्रमुख अधिकारी को देशमुख, क्या चीज? देशमुख या देश पांडे कहा जाता था।
ठीक है। जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था क्या कहलाता था? देश मुखिया, देश पांडे। जिनका भूमि के ऊपर अपना पैतृक अधिकार होता था मीरा सदार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? मीरा सदार। ऐसे लोग जिनका भूमि के ऊपर खुद का पैतृक अधिकार हो क्या कहलाते थे? मीरा सदार कहलाते थे। मीरा सदार कौन थे? मीरा सदार। तो ध्यान रखना, ऐसे लोग जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार हो, भूमि पर पैतृक अधिकार हो, पैतृक अधिकार हो क्या कहलाते थे? मीरा सदार कहलाते थे। आगे बात समझ, जिनका भूमि पर स्वयं का पैतृक अधिकार हुआ करता था क्या कहलाता था? मीरा सदार कहलाता था। भूमि कर और व्यापारिक कर शिवाजी के आय के स्थायी साधन थे, किंतु सेना के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थे, और इसी कारण जो है शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी को अपनी आय का क्या बनाया था? प्रमुख साधन बनाया था। किसको? चौथ और सरदेशमुखी को। बात करते हैं अपन चौथ और सरदेशमुखी की कि क्या था ये चौथ और सरदेशमुखी। चौथ वे सरदेशमुखी, चौथ वे सरदेशमुखी। चलिए बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी की। देखो, इस चौथ और सरदेशमुखी इन दोनों को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत प्रतिपादित किए। जैसे ध्यान देना, फिर चौथ नामक कर के बारे में कुछ इतिहासकार ऐसा बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी नामक ये जो दो कर लगाए थे शिवाजी ने मराठा प्रशासन में, ये विशेष रूप से वित्तीय स्रोतों के अनुपूरक थे। ये वित्तीय स्रोतों के क्या थे? अनुपूरक थे। रानाडे जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा, रानाडे के अनुसार क्या कहा उन्होंने कि चौथ तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूला जाता था। रानाडे ने क्या बात कही? ध्यान रखना कि चौथ जो है वो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? आपका चौथ कहलाता था। वहीं महान इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने एक बात कही कि चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाने वाला कर था, जो कि ज्यादा व्यवहारिक प्रतीत होता है। आगे बात समझिए। आगे जब यदि हम लोग बात करें आंग्ल मराठा युद्धों की बात करें, या फिर बंगाल में विशेष रूप से आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, आप इतिहास के यदि विद्यार्थी रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिस समय अलीवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब, जिसका शासनकाल का समय माना जाता है 1740 से लेकर के 1751-52 ईस्वी के दौरान, उनसे भी विशेष रूप से पेशवाओं के काल में चौथ और सरदेशमुखी को लेकर के विशेष संघर्ष रहा। अंततः बालाजी विश्वनाथ के सामने उसको झुकना पड़ा था और चौथ और सरदेशमुखी के लिए बाध्य होना पड़ा। तो जो बात यदुनाथ सरकार ने कही है, यह बात जैसे हम लोग बात करें रानेडा के भी कथन ठीक सा प्रतीत होता है, लेकिन यहां पर जो यदुनाथ सरकार ने जो बात कही है
वो ज़्यादा ठीक प्रतीत होती है कि मराठा आक्रमण से बचने के बदले में वसूल किया जाने वाला जो कर था वही आपका चौथ कर था। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मराठा जो लोग थे, मराठाओं ने विशेष रूप से छापामार युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति बहुत बुरी तरीके से लूटपाट करते थे रात्रि के समय। ठीक है, पूरा लूटने से अच्छा यह है कि उनके आक्रमण से बचने के लिए उन्हें कुछ दे दिया जाए। इतिहासकार हुए जिनका नाम था गोविंद सखाराम सरदेसाई, है ना। वस्तुतः ये रियासतकार सरदेसाई के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उनकी पुस्तक एक, और उस पुस्तक का नाम है द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज। द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज। इसमें क्या बात बोलते हैं वो? इसमें वो बात बोलते हैं कि चौथ जो है वो विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाने वाला कर था, और साथ ही साथ चौथ को खानदानी भी कहा जाता था। चौथ को क्या कहा जाता था? खानदानी भी कहा जाता था। कालांतर में सिखों में जो है एक राखी प्रणाली थी, वो राखी प्रणाली विशेष रूप से चौथ से ही विकसित हुई थी। चौथ विजित राज्यों में उपज के 1/4, उपज की कुल 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था, इसलिए इसको चौथ कहा गया था। क्या कहा गया था? चौथ कहा गया था। आगे बात समझ। वही बात करें सरदेशमुखी की, तो सरदेशमुखी जो है वो आय के 10%, कुल जो आय है आपकी उसका 10% के रूप में अतिरिक्त कर था। क्या? सरदेशमुखी। और ये कर जो है वो प्रजा से वंशानुगत रूप में सरदेशमुख होने के नाते लिया जाता था। चौथ और सरदेशमुखी से राजनीतिक प्रभाव का सुदृढ़ीकरण हुआ। ऐसा कहा जाता कि जब शिवाजी जो है वो सिंहासन पर बैठे, तभी से सरदेशमुखी पर या सरदेशमुखों पर सिंहासन पट्टी या मिरास पट्टी, सिंहासन पट्टी या मिरास पट्टी नामक कर भी लगाया था। किसने? शिवाजी ने। चलिए बात करते हैं चौथ और सरदेशमुखी नामक दो अलग करों की। तो ध्यान दीजिएगा कि अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इतिहासकारों ने चौथ को चौथ कर के लिए अनेक मत दिए हैं, अनेक मत दिए हैं। जैसे रानाडे, रानाडे जी क्या कहते हैं? तीसरी शक्ति के आक्रमण, तीसरी शक्ति के आक्रमण से बचाओ, आक्रमण से सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, लिया जाने वाला कर। बात करते हैं यदुनाथ सरकार की। क्या कहते हैं सरकार साहब? कि मराठा आक्रमण, मराठा
आक्रमण से बचने के बदले वसूला जाने वाला कर था। अगले इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, इनका जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम बता रहा हूं मैं, द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज। ठीक है, द न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठाज। आ गई बात समझ में, क्लियर है? इसमें क्या कहते हैं ये कहते हैं कि चौथ जो है वो विशेष रूप से विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था। विजित क्षेत्रों से, विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर बताया है। विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर बताया है। ठीक है, गोविंद सखाराम सरदेसाई जी ने। कि चौथ को खानदानी भी कहा जाता था। ठीक है, यह भूमि कर था। और चौथ जो है वो विजित क्षेत्रों से, चौथ विजित क्षेत्रों से विजित क्षेत्रों से कुल उपज का 1/4 भाग, कुल उपज का 1/4 भाग वसूला जाता था। कितना वसूला जाता था? 1/4 भाग। ठीक है, कालांतर में इसी से सिखों में राखी प्रणाली विकसित हुई थी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। हमने बात कर ली चौथ की। ठीक है, सरदेशमुखी जो है उसकी भी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सरदेशमुखी, ठीक है, क्या है सरदेशमुख? तो कुल आय के 10% के रूप में अतिरिक्त खर्च, आय का 10% अतिरिक्त
कर के रूप में वसूला जाता था। ठीक है। और एक लास्ट बात और ध्यान रखना कि शिवाजी ने जब सिंहासन संभाला था उस समय उन्होंने सिंहासन पट्टी नामक कर लगाया था। शिवाजी ने सिंहासन पर बैठते ही कौन सा सिंहासन पट्टी, सिंहासन पर बैठे थे तो ध्यान रखना कि इस पट्टी पर बैठे थे, है ना, बैठते ही देशमुखों से सिंहासन पट्टी सिंहासन पट्टी, इसी का एक और नाम मिलता है मिराज पट्टी। मिराज मत कर लेना रे तुम, मैंने लिख ही दिया। मिराज पट्टी नामक कर वसूला था, नामक कर वसूला था। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने बात कर ली, देखो चौथ और सरदेश मुखी की। अगला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, इसी में न्याय प्रशासन की बात कर रहे हैं हम लोग। शिवाजी के काल का न्याय प्रशासन, विशेष रूप से न्याय प्रशासन, थोड़ा लंबा चैप्टर है देखो ये, ठीक है, लिखी हुई तो एक लाइन है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। गाइड वालों ने अपने अनुसार इसको मामला सेट कर रखा है इसका, ठीक है। तो मस्त होकर के जितना पढ़ा रहा हूँ मज़े से पढ़ना,
मेरा वादा है कि इससे बाहर आपका प्रश्न जाएगा नहीं। न्याय व्यवस्था में पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि जो मराठा न्याय व्यवस्था है इसमें शिवाजी अंतिम न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायाधीश, ध्यान रखना क्या चीज, सर्वोच्च न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश जो था वो स्वयं शिवाजी थे। सर्वोच्च न्यायाधीश स्वयं शिवाजी थे। सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे? स्वयं शिवाजी थे। बात क्लियर? शिवाजी जो है उनके नीचे एक न्यायाधीश हुआ करते थे और दूसरे साथ में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, पंडित राव की सहायता से क्या करते थे? निर्णय करते थे। शिवाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट करना इस बात को, पूछा हुआ प्रश्न है कि शिवाजी न्यायाधीश वे पंडित राव की सहायता से, किसकी सहायता से? पंडित राव की सहायता से निर्णय करते थे। शिवाजी न्यायाधीश वे पंडित राव, ठीक है, पंडित राव की सहायता से, पंडित राव की सहायता से निर्णय करते थे, निर्णय करते थे। ठीक है, हो गई बात क्लियर? दूसरा चीज, न्यायालय को क्या कहा जाता था? ये फिर फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना कि मराठा साम्राज्य में न्यायालय को धर्म सभा या हुजूर ए मजलिस, हुजूर हाजिर ए मजलिस, हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से बात कि न्यायालय को धर्म सभा, क्या चीज जी? धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर ए हाजिर ए मजलिस कहा जाता था। ठीक है जी, आगे बात समझ क्लियर है? हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। क्लियर? गांव के मामले जो होते थे, जब ग्राम प्रशासन मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि गांव में न्याय व्यवस्था जो है वो पटेल करते थे, है ना। गांव के मामलों की सुनवाई किसके द्वारा की जाती थी? पटेल के द्वारा। दीवानी और फौजदारी मामलों में आगे अपील की जा सकती थी। वस्तुतः न्यायाधीश जो है वो ब्राह्मण होते थे और स्मृतियों के आधार पर निर्णय देते थे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वेरी मोस्ट, क्या वेरी मोस्ट जी? बात ये बनती है, क्या बनती है कि न्यायाधीश कौन होते थे? ब्राह्मण। ठीक है, और स्मृतियों के आधार पर, ठीक है, स्मृतियों के आधार पर निर्णय देते थे। गांव में वो तो मैं आपको बता चुका है ना, न्यायाधीश वो गांव में जो है प्रशासन व्यवस्था पूर्ण रूप से पटेल के हाथ में। न्यायाधीश ब्राह्मण होते थे। ठीक है, ब्राह्मण होते थे जो स्मृति ग्रंथों के आधार पर या स्मृतियों के आधार पर, मनुस्मृति, ठीक है, स्मृतियों के आधार पर न्याय करते थे, न्याय करते थे। ठीक है,
स्मृति के आधार पर क्या करते थे, न्याय करते थे। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है ना। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस हुआ करती थी, और ये हाजिर मजलिस वस्तुतः शिवाजी की जैसे ही मृत्यु हुई, ठीक है, शिवाजी की मृत्यु के बाद में ये हाजिर मजलिस जो है ये क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। क्लियर है बात। हमने बात कर ली न्याय व्यवस्था की। किसकी बात कर ली, न्याय व्यवस्था की। क्लियर हो गई बात। देखो ये हमने जो है ज़्यादातर जो विशेष बातें थी शिवाजी के प्रशासन से, वो सारी बातें हम लोग कर चुके। ठीक है, अब थोड़ी सी क्योंकि समय हो गया है, तो अगली पार्ट में, अगले चैप्टर में एक चीज़ और हम लोग कंप्लीट करेंगे, शिवाजी के उत्तराधिकारी। फिर हम लोग पेशवाओं की बात करेंगे, पेशवा प्रशासन की भी हम लोगों को थोड़ी सी अलग से बात करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ ठीक अपन बात कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और कुछ बातें मैं केवल आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, वो समझना। एक तो शिवाजी की जो नीति है वो नीति वस्तुतः धर्म सहिष्णु की थी। शिवाजी की आराध्या देवी हुआ करती थी तुलजा भवानी। कौन, तुलजा भवानी। शिवाजी इस्लाम के विरुद्ध नहीं थे कभी भी। मैंने आपको जब सैन्य प्रशासन पढ़ाया तब मैंने आपको कहा क्या, एक बात तो बताई कि मुस्लिम लोगों को भी सेना में शामिल किया जाता था। दूसरा, एक और उदाहरण मिलता है कि इस्लाम के विरोधी नहीं थे। कैसा उदाहरण, कलोसी के बाबा हुआ करते थे जिनका नाम था याकूत। इन याकूत के लिए शिवाजी ने आश्रम बनाया था, और साथ ही साथ मस्जिदों में रोशनी जलाने के लिए और खर्च चलाने के लिए मुक्त भूमि अनुदान दिया था। फारसी इतिहासकार हुए जिनका नाम था खाफी खां। इन खाफी खां ने विशेष रूप से शिवाजी की धार्मिक नीति का क्या किया है, भरी भूरी प्रशंसा की है मुक्त कंठ से। ठीक, शिवाजी ने ज्यादा व्यापार वाणिज्य के ऊपर भाग दिया नहीं था। हमने रानाडे जी की भी बात करी थी, जैसे हमने चौथ की बात करी थी, तो बात करें तो महादेव गोविंद रानाडे जो है, उन्होंने शिवाजी को नेपोलियन की भांति महान संगठनकर्ता माना था, और कहा कि यदि औरंगजेब ने दक्कन पर आक्रमण नहीं किया होता तो मराठा राष्ट्र की स्थापना नहीं होती। शिवाजी की जन्मभूमि को मवाल राज्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मवाल राज्य कहा जाता था। जदुनाथ सरकार की भी हमने बात करी, जब चौथ वसूली की बात करी तब मैंने आपको बात बताया था। तो जदुनाथ सरकार ने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया। जदुनाथ सरकार की बात है, इन्होंने शिवाजी को मध्यकालीन भारत का सृजनशील व्यक्तित्व बताया है। दक्षिण में मुगल सूबेदार जसवंत सिंह से गुप्त रूप से शिवाजी को सहायता मिलती थी। जदुनाथ सरकार ने एक बात कही कि मैं शिवाजी को हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता मानता हूं। पंडित रघुनाथ हनुमंते के निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। शिवाजी ने हिंदू पादशाही की उपाधि धारण की थी, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने का व्रत धारण किया था, और इसी कारण इनको हिंदू उद्धारक, धर्मोद्धारक कहा जाता है। संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, और आप लोगों को पता है कि शिवाजी के समकालीन थे, और उन्होंने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से हालांकि मना कर दिया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, समर्थ गुरु रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रहे थे। ठीक है, क्लियर है। मराठों में प्रचलित तांबे का सिक्का रुका नहीं, इसलिए रुक्का कहलाता था। क्या कहलाता था, रुक्का। तो क्या हमने शिवाजी प्रशासन के संबंध में जितनी भी बातें थी ये सारी की सारी बातें कर ली। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, शिवाजी के उत्तराधिकारियों के। ठीक है,
चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस राशि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।